going to start the chapter of integration. Integration का chapter basically हमारे पास दो parts में divided है. एक हमारे पास है indefinite integration और एक हमारे पास है definite integration. Now what is the difference between indefinite and definite integration? फर्क हमारे पास ये होता है कि जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हमारे पास जो है फंक्शन अगर fx है उसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू x. हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा x की फॉर्म में आता है, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में आता है और प्लस सम कांस्टेंट c आता है. ये प्लस जो c है इसका मैं आप लोगों को बाद में बताता हूं व्हाई वी राइट प्लस c है. जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें हमारे पास क्या होता है कि लिमिट्स होती हैं a टू b fx dx और उसके बाद जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं fx तो हमारे पास लिमिट्स की फॉर्म में ही आंसर आता है और उसको हम लोग जब पुट करते हैं तो f of b minus f of a सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस करते हैं जिसमें अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सम कांस्टेंट ऑलरेडी आ चुकी होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस c नहीं लिखते हैं. मेन हमारे पास दो तरह का है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है. अब इसके बाद बात करते हैं कि ये हम लोग प्लस c किस लिए लिखते हैं. बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहती है कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आता है. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल कि लेट अस कंसीडर मेरे पास एक फंक्शन x² है और इसका डेरिवेटिव हम लोग d/dx विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है 2x. अब ये जो 2x आया इसका फर्दर दोबारा इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आता है. देखिए किस तरह से 2x dx और x रेज़ पर n के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है हमारे पास x रेज़ पर n+1 ओवर n+1. अब अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो ये x रेज़ पर 1+1 ओवर 1+1 आता है दैट इज 2x² ओवर 2. ये 2 और 2 करके हमारे पास आंसर x² एज इट इज वापस आ गया. दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन इज नोन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब ये प्लस c किस लिए लगाया जाता है? अब यहाँ पे चेक कीजिए अगर मेरे पास फंक्शन होता है x² प्लस 5 मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 2x क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0 होता है. अब 2x का मैं फर्दर वापस दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा जी मेरे पास आंसर यहाँ पे चेक कीजिए x² आएगा 5 वापस नहीं आएगा. यानी कि जो कांस्टेंट हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में रिमूव किया था वो कांस्टेंट वापस नहीं आता है. तो उस कांस्टेंट को वापस लाने के लिए जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो बाद में हम लोग प्लस c लगाते हैं वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है जी, इतना समझ लग गया. नाउ अब अगर बात करते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल किस तरह से हमारे पास चैप्टर जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. कौन-कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं. सेकंडली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? एक बार याद रखिएगा कि जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास इंटीग्रल होता है ये डिफरेंट फार्मूलेस के ऊपर बेस्ड होता है. सारे फार्मूलेस हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. अब जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है u into v जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल करते हैं और डिफरेंशिएशन में u over v का फार्मूला होता है डिवीजन रूल जिसको हम लोग या कोशेंट रूल कह देते हैं. इस तरह से इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई कोशेंट रूल नहीं होता. तो फिर अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आ रहा है या अगर डिवीजन में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं देन हाउ टू सॉल्व दीस क्वेश्चन वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है. जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये हमारे पास उन फंक्शंस के साथ डील करता है जहां पे हमारे पास डिवीजन में फंक्शन होते हैं यानी कि कुछ न्यूमरेटर होता है कुछ डिनोमिनेटर होता है. सिमिलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये हमारे पास डील करता है जहां पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता है. मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मोर देन वन फंक्शन होता है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ डील की जाती है. अब बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं. उन फार्मूलेस को हम लोगों ने यूज किस तरह से करना है. सबसे पहले हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूले है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूले व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर इंटीग्रेशन पर्पस. फर्स्ट वन सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला दिस इज x रेज़ पर n dx.
इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा जी हमारे पास x रेज़ पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c, और ये प्लस c मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंडली एक फार्मूला होता है हमारे पास ax + b रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका फार्मूला होता है n * ax + b रेज़ पावर n+1 ओवर n+1 * a। बेटा जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता, सिर्फ एक सिंपलेस्ट रूल होता है कि अगर आपके पास x की जगह पे कोई उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और x की लीनियर पावर है तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उसके साथ आप लोगों ने डिवाइड करना है। फार्मूला यही लगेगा x n वाला x n+1 ओवर n+1, लेकिन क्योंकि x के साथ a लगा हुआ होगा उस a के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे एंड प्लस c इसके बाद हमारे पास और आता है। देन थर्ड फार्मूला e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻x प्लस cg रहता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फार्मूला आ जाता है a⁻x, हम कांस्टेंट रेज़ पावर वेरिएबल, दिस इज a⁻x ओवर log a प्लस c हमारे पास आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। अब बेटा आप लोग यहाँ अगर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम इंटीग्रेशन के फार्मूले जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होते हैं। अब जैसे देखें e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है तो इसका मतलब e⁻x का इंटीग्रल भी e⁻x रहेगा, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास log x। अब इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा -cos x प्लस c। चेक कीजिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है तो माइनस sin हम लोग इस साइड पे ले जाते हैं, सो sin x का इंटीग्रेशन -cos x। देन नेक्स्ट फार्मूला है cos x dx और cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sin x प्लस c। अब इसके बाद हमारे पास जो है चार बाकी की जो टी रेशियोज हैं उनके फार्मूले फर्दर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में यूज होंगे, बट बिफोर दैट डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने जो चार टी रेशियोज के फार्मूले पढ़े उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखेंगे। फर्स्ट वन इज secant square x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tangent x प्लस c, क्योंकि tangent x का डेरिवेटिव secant square x होता है। देन cosecant square x dx, तो secant square x dx का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस cotangent x प्लस c। आफ्टर दैट नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास 10th है एक इंटीग्रेशन secant x tangent x dx, और secant x tangent x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा secant x प्लस c। देन 11th फार्मूला इज इंटीग्रेशन cosecant x cotangent x dx, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है माइनस cosecant x प्लस c। अब इसके बाद बात करते हैं जो बाकी की चार टी रेशियोज हैं। यहाँ पे मैंने साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तो बता दिया, लेकिन बाकी की जो चार टी रेशियोज हैं 12 इंटीग्रेशन tangent x dx and 13 integration cotangent x dx, then 14th secant x dx and then 15th integration cosecant x dx। अब इनके फॉर्मूले किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज होता है कि अगर आपके पास यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसके न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है, ये सब्स्टिट्यूशन का एक रूल होता है। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो उसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है log mod fx प्लस c। अब इस हिसाब से tangent x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x प्लस c। चेक कीजिए tangent x को हम लोग sin x ओवर cos x लिख सकते हैं, और sin x जो है cos x का डेरिवेटिव होता है अगर माइनस का साइन लग जाए तो इस हिसाब से माइनस log cos x। इसी तरह से cotangent x का क्या फार्मूला हो जाएगा log mod sin x प्लस c। देन secant x का log mod secant x प्लस tangent x प्लस c, और इसी तरह से अगर हम लोग cosecant x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास log mod cosecant x माइनस cotangent x आ जाता है, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो है इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं।
अब इसके बाद हम लोग एक और मेथड करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन में अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पड़ा है डिनोमिनेटर का, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वन मोर मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन जो यूज किया जाता है, एंड दैट इज fx raised to power n into f dash x dx। मतलब क्या है कि फंक्शन उसके साथ उसका डेरिवेटिव और फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर। यहां बेटा देखिए फंक्शन की कोई पावर नहीं है, फंक्शन की लीनियर पावर है, मतलब वन पावर है, लेकिन यहां पे हमारे पास कुछ ना कुछ पावर है। अगर लेट अस सपोज यहां पे इस तरह से होता है f dash x ओवर fx raised to power n, इस तरह से कुछ ना कुछ पावर होगी, तो बेटा ये पावर n है, इसको ऊपर ले जाके मैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। अब इसका फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का होता है fx raised to power n plus 1 over n plus 1 c, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास बेटा बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।